गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। 360 डिग्री कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारी जो बातचीत चल रही है वो मॉड्यूल सी पर चल रही है। और जिस मुद्दे पर आज मेरी आपसे बातचीत होने वाली है वो है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इस मुद्दे पर मेरी आपसे बातचीत होगी। हर साल नहीं तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को बहुत ठीक तरीके से समझ लीजिएगा। इसकी आवश्यकता आपको निश्चित तौर पर हर एग्जाम में पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। तो माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इस मुद्दे पर मेरी आपसे बातचीत होगी। एक एक करके बहुत ध्यान से चीजों को समझते चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे क्या क्या बातचीत होगी। पहले उसकी एक आउटलाइन में आपको दे दूं। सबसे पहले समझेंगे माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। फिर देखेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे एसएसजी क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, जेएलजी क्या है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप किसको कहा जाता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये सारा मुद्दा है जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिर देखेंगे जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है माइक्रो फाइनेंस में, एसएसजी का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है वो क्या है बेसिकली। ये सारी बातचीत आज हमारी क्लास में होनी है, आज की इस चर्चा में होनी है। चलिए शुरू करें। फिर सबसे पहले एक जरूरी बातचीत आपके साथ ये है कि आप में से जो भी इस बार का टारगेट कर रहे हैं 2026 मई वाला पेपर जेआईबी या डीबीएफ का, आप सभी के लिए जो सबसे बेहतरीन बैच है वो महापैक है। महापैक आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन का काम करता है। यानी अगर आप एक महापैक को सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी हमारे रनिंग बैचेस हैं, जितने हमारे अपकमिंग पेड बैचेस होंगे, उन सबका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यानी अगर आप एक बार इसको परचेज करेंगे तो सारे रनिंग बैचेस का एक्सेस आपको तुरंत मिल जाता है। जितने भी सारे रनिंग बैचेस, सबका एक्सेस मिलेगा। और आने वाले दिनों में जो भी पेड बैचेस लॉन्च होंगे वो सब आपको इसी महापैक में ऐड होते हुए दिखाई देंगे। उसके लिए आपको कोई अलग से फी पे करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल अगर बैच की हम बात करें तो फाउंडेशन 2.0 आपके लिए लॉन्च हो चुका है। इसमें क्लासेस चल रही हैं। ये भी आपके लिए मई 2026 के एग्जामिनेशन के लिए डिजाइन किया गया था। और आप में से जो टारगेट कर रहे हैं नवंबर का एग्जाम, बहुत सारे ऐसे बैंकर्स हैं जो इस बार पेपर नहीं देना चाह रहे हैं, वो चाह रहे थोड़ी तैयारी करके नवंबर वाला पेपर दे, तो आप सभी के लिए एक वीकेंड बैच लाया गया है। वीकेंड बैच जिसमें क्लासेस वीकेंड में चलेंगी, सैटरडे और संडे। क्योंकि कई सारे बैंकर्स के हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी सर हम रेगुलर क्लास नहीं ले पाते, तो कोई वीकेंड बैच होता वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होता। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया है भैया। वीकेंड बैच आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 21-22 फरवरी से क्लासेस इसमें शुरू हो जाएंगी। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस क्या है। माइक्रो फाइनेंस को समझने के बाद हम देखेंगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, और बाकी जो चर्चा मैंने आपके साथ की उस पर भी हमारी बातचीत होती चलेगी। ठीक है जी, इतनी बात ठीक है जी। 1 सेकंड का समय दीजिए। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। देखो भैया, पहले समझ लीजिए क्या है मामला। माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म, और फाइनेंस का मतलब है बेसिकली जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं आपको जो दी जाती हैं। यानी माइक्रो फाइनेंस ऐसी एक फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जो बहुत छोटे आकार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे स्मॉल सेविंग अकाउंट हो गया, स्मॉल इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, स्मॉल पेंशन स्कीम हो गई। जो बिलो पॉवर्टी लाइन या ऐसे समूह जिनके पास अभी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं पहुंच पाई, या जो फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उनको जो माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती है उन्हीं को हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। जैसे अगर हम माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट की बात करें तो स्मॉल सेविंग अकाउंट हो गया, क्लियर है, स्मॉल सेविंग अकाउंट हो गया, या बिना किसी कोलेट्रल के जो लोन सुविधाएं होती हैं, विदाउट कोलेट्रल लोन फैसिलिटी, क्लियर है, विदाउट कोलेट्रल लोन है ना, छोटे अमाउंट का विदाउट कोलेट्रल लोन जो प्रोवाइड किया जाता है। स्मॉल अमाउंट का जो इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड की जाती हैं बिलो पॉवर्टी लाइंस को, या जो समाज के वीकल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं उनको, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, इन सबको जो स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उन्हीं को हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। और जो इंस्टीट्यूशन ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उन्हें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। अब ये सर्विसेज कौन कौन देती हैं भैया? ये आपके कॉमर्शियल बैंक भी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली आरआरबीज ऐसी सर्विसेज देती हैं। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कोऑपरेटिव बैंक माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एनबीएफसी जो माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रही है, जिनको हम एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, एनबीएफसी एमएफआई बोला जाता है। तो ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। तो माइक्रो फाइनेंस क्या है? छोटे अमाउंट का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, स्मॉल सेविंग अकाउंट, स्मॉल इंश्योरेंस फैसिलिटी हो गई, छोटे अमाउंट की पेंशन स्कीम हो गई, बिना कोलेट्रल लोन जो छोटे अमाउंट के प्रोवाइड किए जाते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, तो ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या कहलाती हैं? माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस लाने का उद्देश्य ही ये था कि छोटे स्तर
पर ऋण की उपलब्धता बनाई जाए। छोटे स्तर पर जो जिनके पास फाइनेंस सर्विसेज लेने के लिए कोई कोलेट्रल नहीं है या जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं, उतनी कम पूंजी उनके पास है, तो उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाए और उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जाए। तो माइक्रो फाइनेंस से कहीं ना कहीं फंड गैप भी फिल होता है कहीं पर, अगर फंड गैप बन रहा है, और साथ ही साथ सूक्ष्म वित्त सेवाएं जो है वो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज उपलब्ध करा पाती हैं जिनके पास ऐसी कोई सुविधा पहले से मौजूद नहीं है, वो असक्षम है ऐसी सुविधाओं को पाने के लिए। तो माइक्रो फाइनेंस क्या है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, कौन इसे प्रोवाइड करता है, डिलीवरी कैसे होती है, माइक्रो फाइनेंस की बात क्लियर है। देखिए क्या है माइक्रो फाइनेंस, मैंने यहां पर पॉइंट वाइज आपके लिए लिखा है, बहुत इत्मीनान से समझिएगा। क्या है माइक्रो फाइनेंस? प्रोविजन ऑफ बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम या अनबैंक्ड इंडिविजुअल। तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना लो इनकम फैमिलीज को, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उनको देना, अनबैंक जो एरियाज है, अनबैंक इंडिविजुअल है उनको छोटे स्तर की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, माइक्रो फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट होता है, मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि कहीं पर अगर किसी प्रकार का कोई फंड गैप बन रहा है तो फंड गैप नहीं बनता है, उस फंड गैप को फिल करने में मदद की जाती है। अब चूंकि बहुत छोटे सूक्ष्म स्तर पर लोन प्रोवाइड किया जाता है ना, बहुत कम अमाउंट का लोन हो गया, स्मॉल सेविंग अकाउंट खोलने की सुविधा दी जाती है, तो इससे जो पावर्टी और वल्नरेबिलिटी है वो थोड़ा रिड्यूस होता है। अगर आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच रही हैं, अगर आपको जैसे मान लो मैं कोई छोटा मोटा व्यापार करना चाहता हूं, मुझे 50,000 1 लाख रुपए के लोन की आवश्यकता है ताकि मैं अपना व्यापार शुरू कर सकूं, तो अगर मुझे वो लोन बिना कोलेट्रल के मिल जा रहा है तो इससे क्या होगा, मैं अपना व्यापार शुरू कर सकता हूं, मेरी जो पावर्टी और वल्नरेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फॉर्मल फाइनेंशियल टूल का एक एक्सेस प्रोवाइड होता है। क्योंकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वो एक तरीके से आपको इंस्टीट्यूशनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको साहूकार महाजन यहां सब जाने की आवश्यकता नहीं होती। एक माइक्रो फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं वो एक ऐसा टूल है जो आपको फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से जोड़ता है, एक फॉर्मल फाइनेंशियल टूल की तरह वो काम करता है। कंपोनेंट क्या क्या है माइक्रो फाइनेंस में, मतलब माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा माइक्रो क्रेडिट, स्मॉल अमाउंट के जो लोन्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। माइक्रो सेविंग, स्मॉल अमाउंट का जो सेविंग अकाउंट है, जैसे पीएमजीडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीरो अकाउंट के साथ, जीरो बैलेंस के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस हो गया, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, ये सारे क्या, ये सारे माइक्रो इंश्योरेंस है ना। आप 436 रुपए देके एक छोटा सा अमाउंट प्रीमियम देके आप 2 लाख रुपए तक का कवरेज ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में आप 20 रुपए का जो है प्रीमियम देके, एनुअल प्रीमियम देके, और ये भी एनुअल प्रीमियम देके आप 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवरेज ले सकते हैं। माइक्रो पेंशन स्कीम जैसे एपीवाई, अटल पेंशन योजना, ये क्या है, माइक्रो पेंशन स्कीम है। जैसे इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये आपके लिए क्या है भैया, ये एक आपके लिए माइक्रो पेंशन प्लान है ना, जिसमें 2 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस आपको मिलता है। इसी तरह है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, क्लियर है, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, ये आपके लिए क्या है, एक एक्सीडेंटल प्लान की तरह ही काम करता है, इसमें भी 2 लाख रुपए का कवरेज है। तो ये सारे क्या है, आपके माइक्रो फाइनेंस है या माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो यही सुविधाएं हैं जो आपको माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत मिलती हैं। बहुत इत्मीनान से इसको देखिएगा भैया, क्वेश्चन हर साल यहां से पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है जी। चलिए, अब इसी माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे जिसके थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस माइक्रो फाइनेंस की डिलीवरी करती हैं। क्या क्या है वो दो चीजें, बहुत इत्मीनान से इसको देखिए। एक है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी जिनको हम बोलते हैं, और यहीं पर दोनों को कंपैरिजन भी कर लेते हैं। एक है आपका जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, जेएलजीज। देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये दोनों ऐसे समूह हैं, ये दोनों ऐसी, जेएलजी की बात करें, एसएसजी की बात करें, दोनों ऐसे समूह हैं जिनके माध्यम से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का प्रयत्न करती हैं। क्या होता है इन दोनों में अंतर, ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दोनों में समानताओं की बात कर लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हो या ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप हो, जेएलजीज हो, दोनों ही ये एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, मतलब इनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक जैसा ही होता है, एक जैसा ही सोशल बैकग्राउंड होता है। यानी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो होमोजेनस ग्रुप से संबंधित होते हैं, एक ही समूह के व्यक्ति होते हैं, एक ही आर्थिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं। कितने सदस्य हो सकते हैं, अगर हम मेंबर्स की बात करें
अगर हम मेंबर्स की बात करें तो जो एसएसजीज हैं इसमें 10 से 20 मेंबर हो सकते हैं, क्लियर है। और अगर हम जेएलजी की बात करें तो इसमें जो मेंबर्स की संख्या होती है, इसमें जो मेंबर्स की संख्या होती है वो 4 से 10 की हो सकती है, क्लियर है, 4 से 10 लोगों की हो सकती है। क्या इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग शामिल होंगे? क्या इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन के, तो अमूमन जो आपकी एसएसजीज होती है ये बिलो पॉवर्टी लाइन ही बनाते हैं। लेकिन इसमें अगर हम अबव पॉवर्टी लाइन की बात करें, अगर अबव पॉवर्टी लाइन के मेंबर्स की बात करें तो शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20%, इससे ज्यादा नहीं। कुल सदस्यों का मैक्सिमम 20%, एक्सेप्शनल केसेस में ये 30% तक भी हो सकते हैं। तो 20 से 30% तक इसमें एपीएल लोग शामिल हो सकते हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन है, बाकी सारे बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे। यहां पर ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है, एनीवन कैन बी मेंबर, कोई भी हो सकता है यहां पर, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो चाहे वो अबव पॉवर्टी लाइन हो। यहां पर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि केवल और केवल बिलो पॉवर्टी लाइन ही आएंगे। यहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन के ही सारे सदस्य होते हैं। अबव पॉवर्टी लाइन 20%, मैक्सिमम 30%, एक्सेप्शनल केसेस में 30% तक शामिल हो सकते हैं। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे व्यक्ति बना रहे हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, दिव्यांग लोग अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं तो ये 5 से 10 लोग भी बना सकते हैं, क्लियर। तो उसकी संख्या कम हो सकती है, 5 से 10 लोग भी इसको बना सकते हैं अगर वो फिजिकली चैलेंज है या हिली ट्रैक्ट से आ रहे हैं या किसी ऐसे ट्रैक्ट से आ रहे हैं जहां पर समूह बनाना थोड़ा कठिन होता है, तो वो 5 से 10 लोग भी बना सकते हैं। अब इसका जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है बनाने का, ध्यान से समझिएगा, इस एसएसजी बनाने का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है अपने समूह के सदस्यों के अंदर सेविंग हैबिट्स को इंक्रीज करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसएसजी बैंक से ऋण लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, होते हैं, लेकिन इनका प्राइमरी उद्देश्य ऋण लेना नहीं होता है, बल्कि इनका प्राइमरी उद्देश्य होता है समूह में जितने लोग शामिल हैं, जितने लोगों से मिलकर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है, उनमें सेविंग हैबिट्स को बनाना। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरा पूरा कर लेते हैं तो इन्हें बैंक से ऋण लेने की सुविधा मिलती है। ऐसा नहीं है सुविधा इनको नहीं मिलेगी, बैंक से ऋण ये लेते हैं, लेकिन इन्हें कुछ सूत्रों का पालन करना पड़ता है जिन्हें हम पंच सूत्रों के नाम से जानते हैं। अब जैसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर तो वो बैंक से ऋण लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप का ऑब्जेक्टिव ही होता है बैंक से कोलेट्रल फ्री लोन लेना, यानी ये बनाए ही जाते हैं कोलेट्रल फ्री लोन लेने के लिए। तो इनका उद्देश्य ही होता है कोलेट्रल फ्री लोन की उपलब्धता, है ना। कोलेट्रल फ्री लोन लेने के लिए, इनके लिए लोन लेने के लिए सेविंग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनको लोन लेने के लिए एलिजिबल होने के लिए सेविंग की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान लेते हैं एक ही आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, अब वो इतने जो है कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, ज्यादातर इसमें बीपीएल फैमिलीज होते हैं कि उनकी अपनी कोई बचत नहीं हो पाती, तो इन्होंने मिलकर एक 10 से 20 लोगों का समूह बनाया और कहा भैया आपकी जो भी बचत होगी आप हमारे पास रखिएगा। तो समूह एक ये जो इसके सदस्य होते हैं उस समूह में बचत रखते हैं। तो पंचसूत्र कौन कौन से भैया, किनका किनका को पालन करना पड़ता है? जैसे बैंक से ऋण लेने की एलिजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए एक तो सबसे पहले आपकी रेगुलर सेविंग होनी चाहिए। रेगुलर सेविंग होने के साथ साथ क्या है, आपकी रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। उस सेविंग से आप आपस में समूह में ऋण देते हो और ऋण के साथ साथ उसकी रिकवरी हो। ये जो आप यहाँ पर बचत कर रहे हैं, बचत की आदतों को जो बढ़ाया जा रहा है, उसका उद्देश्य ही यही है कि बचत कर ली जाए। अगर इस बचत से किसी को ऋण की आवश्यकता हो तो समूह के अंदर आप ऋण भी ले सकते हैं, तो उसमें से ऋण भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और उसके साथ साथ रिकवरी भी हो रही हो, तो आपकी सेविंग हो रही हो, प्रॉपर सेविंग हो रही हो, सेविंग से आप ऋण भी बांट रहे हो समूह के अंदर, उसकी रिकवरी भी हो रही हो, प्रॉपर मीटिंग हो रही हो, आपने प्रॉपर अकाउंट मेंटेन कर रखा हो। इन सारी क्राइटेरिया को जब आप पूरा करते हैं तो आप बैंक से ऋण लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बैंक से ऋण लेने के लिए कम से कम 6 महीने पुराना एसएसजी होना चाहिए। अगर किसी एसएसजी को बैंक से ऋण की उपलब्धता हो रही है तो वो एसएसजी बेहतर माना जाता है, क्लियर है। तो जब ये सारी शर्तों को पूरा करते हैं तब ये ऋण लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सरकार अपनी तरफ से इनको रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध कराती है, जो सरकार की तरफ से आर्थिक मदद होती है। अगर किसी एसएसजी को रिवॉल्विंग फंड मिल रहा है तो ये उस एसएसजी के लिए बेहतर माना जाता है। जबकि जेएलजी की अगर हम बात करें तो इनका उद्देश्य ही है ऋण लेना, इन्हें बनाया ही गया था ऋण लेने के लिए। जैसे मान लेते हैं 4-5 लोग ऐसे हैं जो कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनको ट्रेडिशनल बैंक लोन का एक्सेस नहीं है। क्यों एक्सेस नहीं है? क्योंकि उनके पास कोई कोलेट्रल नहीं है। तो वो बैंक के पास गए, उन्होंने कहा भैया हमें लोन दे दो, लेकिन हमारे पास कुछ कोलेट्रल रखने के लिए नहीं। तो बैंक ने कहा नहीं यार देखो ऐसे तो ऋण नहीं मिल पाएगा, अगर एक इंडिविजुअल के रूप में ऋण लेने आओगे तो मैं बिना कोलेट्रल के आपको लोन नहीं दे पाऊंगा। नियम ये नहीं कहते। आप एक काम करो, आप एक जेएलजी बना लीजिए, एक ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप बना लीजिए और आप आइए, हम आपको बिना कोलेट्रल
कोलेटरल के लोन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन ये ध्यान आपको रखना है कि जो भी ऋण लिया जाएगा उसके रीपे की गारंटी जो होती है, उसके रीपे की जो लाइबिलिटी होती है वो ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है, यानी पूरे ग्रुप में, यानी प्रत्येक व्यक्ति की उसमें लाइबिलिटी बनती है। तो एसएसजी और जेएलजीज ये क्या है, सामान्य तौर पर देखें तो इन दोनों से ही जो फाइनेंशियल सिस्टम है आपको वो माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है ना। तो जेएलजी और एसएसजी में क्या बेसिक अंतर है, ये बात एकदम से क्लियर हो गई भैया। अब एक एक करके बात को ध्यान से समझिएगा। अब एसएसजी जो भी ऋण लेते हैं बैंकों से, जैसे मान लेते हैं कि आपने सेविंग दिखाई, आपकी रेगुलर मीटिंग हो रही है, आप ऋण बांट रहे हैं समूह के अंदर, उसकी रिकवरी भी प्रॉपर तरीके से हो रही है और आप ऋण के लिए एलिजिबल हो गए, तो क्या जो ऋण बैंक लेते हैं, बैंक से एसएसजी लेंगी, क्या वो कहां पर खर्चा करें ये बैंक उन्हें बताएगा? तो इसका आंसर है नहीं, बैंक उन्हें नहीं बताएगा भैया, बल्कि वो उसको अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हैं। तो एसएसजी में और जेएलजी में क्या अंतर, ये बात क्लियर हो गई। अब एसएसजी के लिए नाबार्ड ने बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू कराया था। देखिए एसएसजी जो ऋण लेती है वो अपने सेविंग के आधार पर लेती है, और सेविंग के आधार पर वो कितना ऋण ले सकती है, मैक्सिमम 1:4 के रेशियो में ऋण ले सकती है। एक्सेप्शनल केसेस में बैंक इससे ज्यादा भी ऋण दे सकता है। 1:4 का मतलब क्या है, आपकी जो बचत है उसके 4 गुना तक आप अधिकतम ऋण ले सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया कि एक्सेप्शनल केसेस में ये इससे भी ज्यादा दिया जा सकता है। अमूमन जो नियम है वो 1:4 में दिया जाता है, यानी अगर आपका 1 रुपए का बचत है तो आप 4 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। इन पर निर्भर करता है जेएलजीज पर, क्योंकि ये बिना कोलेटरल जो है सिक्योरिटी के ले लेते हैं। वैसे इनको भी जो ऋण मिलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इसमें भी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, दोनों ही बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के ऋण लेते हैं। तो एसएसजी का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो समूह के सदस्यों के अंदर सेविंग हैबिट्स को बढ़ाना, और तब उन्हें लोन की जाके एलिजिबिलिटी मिल पाती है, जबकि इसका उद्देश्य ही है लोन लेने के लिए बनाया गया है। अब आते हैं जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है ऋण के लिए, वो कितने प्रकार का है। तो जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है एसएसजी का, उसमें 3 मॉडल है जो काम करते हैं, मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3। क्या है, ध्यान से समझिएगा। मॉडल 1 में जो फंड फ्लो होता है वो नाबार्ड 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 से जाता है पैसा बैंक को, और ये बैंक से पैसा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। मॉडल 2 के अंतर्गत जो फंड फ्लो है उसमें पैसा जाता है नाबार्ड से बैंक, बैंक से जाता है एसएसजी को ही। लेकिन यहां पर जो एनजीओज हैं, वो काम करते फैसिलिटेटर की तरह, एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। उस एसएसजी को बैंक से लिंक करवाना, ये सारे काम करते हैं एनजीओ। मॉडल 3 सबसे ज्यादा जो ऋण बांटा जाता है वो मॉडल 2 के अंतर्गत बांटा जाता है। मॉडल 3 के अंतर्गत क्या है भैया, जो फंड फ्लो होता है उसमें है नाबार्ड से पैसा जाता है बैंक को, और बैंक से पैसा जाता है एनजीओ को, और फिर ये दिया जाता है एसएसजी को, फिर फंड पहुंचता है सेल्फ हेल्प ग्रुप तक। यहां पर जो एनजीओ है वो काम करता है एक फाइनेंशियल मीडिएटर की तरह। तो ये सवाल पूछा जाता है कि एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में कौन से मॉडल में एनजीओ फाइनेंशियल मीडिएटर की तरह काम करता है, कौन से मॉडल में एनजीओ केवल एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, या कौन से मॉडल में एनजीओ शामिल ही नहीं होता है। तो तीनों मॉडल यहां पर देख लीजिए। ये क्या है भैया, एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। एसएसजी को बैंक से लिंक किया गया। अच्छा, क्या कोई ऋण लेने के लिए पहले से एसएसजी का कोई बैंक में खाता होना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। आपका पहले से कोई फाइनेंशियल क्रेडिट आपने ली हो या ना ली हो, अगर आप पंचसूत्रों का पालन करते हैं, बैंक की नजर में एसएसजी ठीक है, ठीक से काम कर रही है, 6 महीने पुरानी भी हो चुकी है, बचत भी कर रही है, रेगुलर मीटिंग हो रही है, सारा अकाउंट मेंटेन है, ऋण दिया है तो उसकी रिकवरी भी प्रॉपर हो रही है, ये सारी चीजें अगर हो रही है तो बैंक आपको बिना कोलेटरल के फंड प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन जो फंड फ्लो होगा वो इन 3 मॉडल में से किसी एक से होगा। पहले मॉडल में नाबार्ड बैंक एसएसजी है, दूसरे मॉडल में नाबार्ड से पैसा बैंक, बैंक से पैसा एसएसजी, लेकिन वहां एनजीओ एक फैसिलिटेटर के रूप में शामिल होता है। तीसरे में नाबार्ड से पैसा बैंक, बैंक से एनजीओ, यहां पर एनजीओ एक फाइनेंशियल मीडिएटर के रूप में काम करता है, और फिर ये पैसा जाता है एसएसजी को। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। आज हम लोग ने देखा माइक्रो फाइनेंस क्या है, माइक्रो फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपोनेंट क्या है माइक्रो फाइनेंस के, एसएसजी और जेएलजी की हम लोगों ने एक बेसिक सा अंतर समझ लिया है भैया। और इसके अलावा हम लोगों ने जो बैंक
लिंकेज प्रोग्राम है वो देखा, 3 मॉडल क्या है ये देखा, माइक्रो फाइनेंस उपलब्धता के लिए, माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत लोन लेने के लिए मैं आपको बता दूं, माइक्रो फाइनेंस ऋण लेने के लिए ये पूछा हुआ सवाल है, माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत लोन लेने के लिए, माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत लोन लेने के लिए जो आपकी एनुअल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, ये पूछा हुआ सवाल है। एनुअल इनकम, इंडिविजुअल की बात मैं कर रहा हूं भैया, एनुअल इनकम होनी चाहिए अप टू 3 लाख, अप टू 3 लाख, ये माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, ये पूछा गया है। 3 लाख रुपए तक की इनकम को रखा गया है, ठीक है जी, इतनी बात। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं दोस्तों, और कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर क्यूआर कोड्स को स्कैन करके, डेडिकेटेड एक टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हैं, और हमारी बातचीत वहां पर होती रहती है, आपके सवालों के जवाब मैं वहां पर देता रहता हूं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।